हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास थ्रू यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी पृथ्वी की शेप कैसी है और साइज क्या है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हमारी पृथ्वी की जो शेप है वो गोलाकार है, और किसी भी गोलाकार वस्तु के आंतरिक भाग के बारे में अगर हम जानना चाहें तो उसके सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं, दो ही मेथड हो सकते हैं। नंबर एक, उसके ऊपरी भाग से, उसकी सरफेस से उसके मध्यवर्ती भाग यानी केंद्र तक खुदाई करते करते पहुंच जाए तो हमें पता चल जाएगा कि अंदर से वो गोलाकार वस्तु किस प्रकार की है। और दूसरा पॉइंट, उसको दो बराबर भागों में काट के अंदर का हम देख सकते हैं कि उसके अंदर की बनावट कैसी है। तो चलो पृथ्वी के बारे में देखते हैं, इससे क्या जानकारी कैसे हासिल होगी। अगर हम खुदाई करने की बात करें तो हमारी पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है, सेंटर है, वो सरफेस से 6371 किलोमीटर दूर है। और रही खुदाई की बात, तो संसार की सबसे गहरी खान जो कि दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खान है, उसकी गहराई भी 4 किलोमीटर से भी कम है। और जो तेल के कुओं की खुदाई करी है अब तक, उनकी गहराई भी 12 किलोमीटर से कम ही है। तो अब सोचो तुम, कहाँ तो पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी यानी लगभग 6400 किलोमीटर, और कहाँ 12 किलोमीटर। तो हम 6400 किलोमीटर में से सिर्फ 12 किलोमीटर की गहराई तक का जो भाग है उसको ही प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देख पाते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जो जानकारी हम हासिल करना चाहते हैं, उसमें हम ये कहेंगे कि आंतरिक भाग के बारे में पृथ्वी की बहुत ही पतली सी परत, जिसे हम भूपरपटी कहते हैं, और जो कि एक खरोच मात्र है पृथ्वी के ऊपर, उसी को प्रत्यक्ष रूप से हम देख पा रहे हैं। और उसके अंदर का जो बाकी बचा हुआ भाग है उसको हम खुदाई करके नहीं देख सकते पृथ्वी को। अब रही दूसरे पॉइंट की बात कि दो बराबर भागों में तोड़ना, तो वो तो बिल्कुल ही असंभव है। हम अपनी इतनी बड़ी पृथ्वी को दो बराबर भागों में नहीं काट सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जो प्रत्यक्ष जानकारी है बहुत ही लिमिटेड है। हम अपनी आंखों से बहुत ही लिमिटेड भाग को देख पाते हैं। तो अब बात आती है कि भी अंदर के बारे में जानकारी कैसे हासिल करें, हम आंतरिक भाग को कैसे जानें कि कैसी है पृथ्वी की संरचना अंदर से। तो ये जो जानकारी है या तो अनुमानित है, यानी कि हम अनुमान लगा सकते हैं। और ये अनुमान भी वैसे ही नहीं कह देंगे कि कुछ भी कह दें अनुमान लगा के, इसके लिए भी कोई ना कोई प्रमाण होंगे हमारे पास, उन्हीं के आधार पे हम कह पाएंगे कि अंदर से पृथ्वी कैसी है। तो हम ये कहेंगे कि जो जानकारी है पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में, प्रत्यक्ष रूप से तो वो जानकारी हासिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। तो जो जानकारी है वो क्या है, परोक्ष प्रमाणों पर या अनुमानित प्रमाणों पर आधारित है। तो कौन कौन से साधन है हमारे पास जो हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी देंगे। तो इन साधनों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, अप्राकृतिक कारक, आर्टिफिशियल सोर्सेज, और इसमें 3 फैक्टर पढ़ेंगे हम: डेंसिटी घनत्व, प्रेशर दबाव, टेम्परेचर तापमान। और दूसरा साधन क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित तथ्य। और तीसरा साधन है प्राकृतिक साधन, नेचुरल सोर्सेज, और इसमें भी 3 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? नंबर 1, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार, और दूसरा मेटेरिटीज, उल्कापात, और तीसरा सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान। तो पहले हम पढ़ते हैं जो अप्राकृतिक साधन है वो हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में कैसे जानकारी देते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डेंसिटी, घनत्व।
हमारी पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 है, और घनत्व को मापने की जो इकाई है वो ग्राम घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी का औसत घनत्व सबसे पहले 1774 में मापा गया था, और हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, जो कि परतदार चट्टानों के द्वारा बनी हुई है, उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है वो केवल 2.7 है। और अगर उस परतदार चट्टानों की परत को हटा दे पृथ्वी के ऊपर से, तो उसके नीचे जो परत आ जाती है वो आग्नेय चट्टानों की परत है, और उस परत की डेंसिटी 3.0 से 3.5 तक है। और अगर हम ये मान लें कि पृथ्वी के अंदर सिर्फ ये 2 ही परतें पाई जाती हैं, तो इन दोनों परतों का जो एवरेज घनत्व है, एवरेज जो डेंसिटी है, वो 5.5 नहीं हो सकती। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर कोई तीसरी परत भी है जिसका घनत्व ज्यादा है। अगर हम ये सोच लें कि पृथ्वी के अंदर 3 ही परतें पाई जाती हैं, 2 जिनका घनत्व, जिनकी डेंसिटी हमने मेजर कर ली, और तीसरी कोई और परत जिसको हम देख नहीं पा रहे, तो 3 परतों का घनत्व, एवरेज जो घनत्व है उसके आधार पे कितना होगा? 16.5 होगा। और 2 परतों की डेंसिटी को अगर हम जोड़ दें तो उन दोनों का मिला के घनत्व कितना हो गया? 5.7। तो बताओ तीसरी परत का कितना होगा? सो सिंपल, 3 परतों का घनत्व 16.5 और 2 परतों का घनत्व 5.7, तो तीसरी परत का जो घनत्व होगा, जो डेंसिटी होगी, कितना हो गया? 16.5 माइनस 5.7 यानी कि 10.8। तो तीसरी परत का घनत्व हम ये कह सकते हैं कि 11 के आसपास है। तो इस फैक्टर से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें कई बातों का पता चल जाता है पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। नंबर 1, पृथ्वी एक ठोस पिंड के रूप में नहीं है। पृथ्वी के अंदर परतें पाई जाती हैं। नंबर 2, पृथ्वी के अंदर जो परत पाई जाती है उन सब का घनत्व, उन सब की डेंसिटी अलग अलग है। और नंबर 3, सबसे ऊपरी परत की डेंसिटी सबसे कम, उसके नीचे वाली परत की डेंसिटी उससे ज्यादा, और उससे भी नीचे यानी सबसे आंतरिक जो परत है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से अंदर की तरफ गए, आंतरिक भाग की तरफ गए, डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाती है, डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा फैक्टर है प्रेशर, दबाव। तो इसको जानने से पहले हम ये पहले जानना चाहेंगे कि दबाव कहते किसे हैं। 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर पड़ने वाले भार को वायुदाब या दबाव कहा जाता है। और अगर हम पृथ्वी के धरातल से अंदर की तरफ जाएं, यानी पृथ्वी में गहराई में अगर हम जाते जाएं, तो ये दबाव बढ़ता चला जाएगा। कारण, क्योंकि धरातल के ऊपर तो सिर्फ किसका भार है? वायुमंडल का भार है। वायुमंडल जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, और उसी का दबाव हमारे धरातल के ऊपर पड़ता है। लेकिन जब हम गहराई में गए तो वायुमंडल का भार प्लस जितनी गहराई में हम चले गए उतने पृथ्वी के भाग का भी भार ऐड हो जाता है। तो जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे दबाव बढ़ता जाएगा चट्टानों के ऊपर। अब इन चट्टानों के दबाव से पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में क्या जानकारी मिलती है, क्या मिलेगी जानकारी, क्या जानकारी दे पाएगा ये हमारे को? तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे दबाव बढ़ता है चट्टानों की जो डेंसिटी है वो भी बढ़ जाती है, दबाव के कारण कंप्रेस हो जाती है वो, और उनका घनत्व ज्यादा हो जाता है। और इसका मतलब जैसे जैसे हम अंदर जाते गए डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, और सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पाई जाएगी? पृथ्वी के केंद्र के ऊपर। इसको चलो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास बहुत सारे लूज पेपर्स हैं, काफी सारी मात्रा में, काफी सारी संख्या में, उनका कुछ फैलाव है, और अगर हम उनकी डेंसिटी निकालेंगे तो बहुत ही ज्यादा कम डेंसिटी आती है उनकी। लेकिन अगर हम उनके ऊपर पेपर वेट रख देते हैं
तो वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएंगे और उनकी डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और उसके बाद फिर और पेपर वेट रख दिया, यानी डबल कर दिया हमने वेट, और कंप्रेस हो गए और उनकी डेंसिटी जो है और इंक्रीज होगी। ऐसे ही हम वेट बढ़ाते जाएंगे, डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन कब तक? एक लिमिट के बाद वो जो डेंसिटी है वो वेट बढ़ाने से बढ़नी खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब प्रेशर का जो प्रभाव पड़ता है वो एक लिमिट तक ही पड़ता है डेंसिटी के ऊपर। एक लिमिट के बाद चाहे जितना मर्जी प्रेशर हो, डेंसिटी नहीं बढ़ सकती। क्योंकि अगर हम पेपर की भी बात करें तो एक लिमिट के बाद कितना ही वेट रख लो, वो पेपर जो है उनका जो फैलाव है और ज्यादा कम नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच की जो हवा है वो कंप्रेस होकर निकल चुकी होती है और उनकी जो डेंसिटी वो उतनी रहेगी चाहे हम कितना उसके ऊपर वेट रख लें। तो ऐसे ही पृथ्वी के बारे में हम कह सकते हैं। तो कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि भाई पृथ्वी के अंदर जो केंद्र के पास जो इतना ज्यादा जो डेंसिटी पाई जाती है, इतना ज्यादा जो घनत्व पाया जाता है, तो वो सिर्फ दबाव के कारण नहीं है। दबाव के कारण इतना ज्यादा घनत्व, इतनी ज्यादा डेंसिटी नहीं हो सकती। तो इसका फिर और क्या कारण है? तो उन्होंने जो कारण बताया वो क्या बताया कि यहाँ पे इतना ज्यादा जो घनत्व पाया जाता है, इतनी ज्यादा जो डेंसिटी पाई जाती है, उसका कारण है कि ये भाग बहुत ज्यादा भारी पदार्थों के द्वारा बना हुआ होगा। और भारी पदार्थ कौन से हैं? लोहा तथा निकल धातु। तो इसका मतलब पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो लोहा तथा निकल धातु के द्वारा बना हुआ है। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा फैक्टर, टेम्परेचर। पृथ्वी के धरातल से अगर हम अंदर की तरफ जाएं गहराई में, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और कितना बढ़ता है टेम्परेचर? टेम्परेचर की जो नॉर्मल जो दर है बढ़ने की, वो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है टेम्परेचर। और अगर हम ये मान लें कि इसी दर से टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा, जब हम केंद्र तक जाएंगे तो केंद्र के पास तापमान कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार 2 लाख डिग्री सेल्सियस होगा और कुछ ये कहते हैं कि 6 लाख डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। लेकिन तापमान के बढ़ने की जो दर है वो धरातल से केंद्र तक समान नहीं है। इसके 3 जोन बने हुए हैं अलग अलग। धरातल से 100 किलोमीटर की गहराई तक जब हम जाते हैं तो तापमान के बढ़ने की दर है 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। 100 से 300 किलोमीटर गए तो वहां पे तापमान किस दर से बढ़ता है? 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यानी तापमान के जो बढ़ने की दर है वो काफी ज्यादा कम होती है। और 300 किलोमीटर से और ज्यादा अंदर जब हम जाते हैं वहां पे तापमान और भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और वो दर है 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और हो सकता है कि कुछ और गहराई पे जाके तापमान के बढ़ने की दर बिल्कुल ही स्लो हो जाती हो। तो इसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के केंद्र पर जो तापमान है 2000 डिग्री से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो सकता है। अब इससे आंतरिक भाग के बारे में एक तो ये पता चल जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत ज्यादा गर्म है। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे गर्मी बढ़ती चली जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है। दूसरी बात, इतने ज्यादा टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह पाएगा। तो पृथ्वी का जो भूकरोड़ है, जो केंद्र के आसपास का भाग है, वो ठोस नहीं है, या तो लिक्विड होगा या फिर गैस अवस्था में होगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिक एक तर्क भी देते हैं कि दबाव बढ़ने से पदार्थों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसी कारण से पृथ्वी में अंदर हम जाते हैं तो इतनी जल्दी जो परतें हैं वो पिघलती नहीं है, ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती। बहुत सारा भाग विस्कस अवस्था में भी है, लेकिन ये भी एक लिमिट तक ही मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो सकता है। एक लिमिट के बाद कितना ही प्रेशर बढ़ा दो, मेल्टिंग पॉइंट उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। तो भूकरोड़ के आसपास तो इतना टेम्परेचर है कि कितना ही जितना मर्जी दबाव हो इनके ऊपर, लेकिन इतना मेल्टिंग पॉइंट किसी भी पदार्थ का नहीं हो सकता और वो ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकते। तो या तो वो लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, लिक्विड स्टेट में मिलेंगे, या फिर गैस अवस्था में मिलेंगे। तो इससे हमें पता चल जाता है, अगर हम तीनों जो फैक्टर्स हमने पढ़े कौन कौन से, डेंसिटी,
फिर प्रेशर और फिर टेम्परेचर। तो क्या क्या पता चला हमारे को, एक बार रिवाइज करते हैं कि पृथ्वी एक ठोस पिंड के रूप में नहीं है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो परतदार है, और परतें भी कैसी, सभी परतें अलग अलग डेंसिटी की, अलग अलग घनत्व की पाई जाती हैं। सबसे ऊपरी परत का घनत्व सबसे कम और सबसे अंदर वाली परत का घनत्व सबसे ज्यादा। और जो आंतरिक भाग है, भूकरोल यानी सबसे आंतरिक जो परत है, वो लोहा तथा निकल धातु के द्वारा बना हुआ होगा। और आंतरिक भाग ठोस भी नहीं होगा, वो या तो तरल अवस्था में होगा या फिर गैसियस अवस्था में होगा। तो ये तो हमारा क्या हुआ, जो अप्राकृतिक साधन है, आर्टिफिशियल सोर्सेज है, वो हमें पृथ्वी के बारे में जो जानकारी देते हैं वो। अब हम दूसरे साधन की बात करते हैं। दूसरा साधन क्या है हमारा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित तथ्य। हमारी पृथ्वी कैसे बनी, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के, विभिन्न ज्योग्राफर्स के, भूगोलवेताओं के अलग अलग मत हैं। लेकिन सारे ज्योग्राफर इस मत पे तो सहमत है कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे विचार हैं, लेकिन कुछ जो प्रमुख विचार हैं वो है इमैनुअल कांत की गैसियस हाइपोथेसिस। कांत एक जर्मन दार्शनिक था, और उसने ये बताया कि हमारी जो पृथ्वी है वो शुरू से ही गैस अवस्था में थी, क्योंकि वो सूर्य से बनी, और सूर्य क्या है, जलती हुई गैसों का एक गोला है। जब सूर्य से अलग होगी तो धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होनी शुरू होगी, और ठंडी होके ऊपरी भाग ठोस रूप धारण कर लिया ऊपरी भाग ने, लेकिन अंदर से अभी भी पृथ्वी गैस और तरल अवस्था में है। इसको इतना कॉन्फिडेंस था, अपने जो विचार थे उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंट था ये, कि उसने यहाँ तक कहा, गिव मी मैटर एंड आई विल क्रिएट अनदर अर्थ। और इसको ना एक एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास बहुत ज्यादा गर्म कोई तरल पदार्थ है, बहुत बड़े कंटेनर में है, वो तपता हुआ है, गैस निकल रही है उसमें से, तो वो ठंडा भी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अगर उसमें से कुछ पदार्थ हम अलग कर देते हैं और दूर रख देते हैं उसको, तो वो धीरे धीरे करके ठंडा हो जाएगा। और इसी तरह से हमारी पृथ्वी भी सूर्य से अलग होकर धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। एक और जो विचारधारा है वो नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलेस, उसने भी यही बताया कि पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था से गर्म अवस्था में थी, तपती हुई अवस्था में थी, और धीरे धीरे ठंडी होती चली गई है। कुछ और भी विचारधाराएं हैं, जैसे जीन्स एंड जेफ्रेज की है, चैम्बरलेन एंड मोल्टन की है। कोई कहता है कि एक तारा सूर्य के नजदीक आया था, उससे पृथ्वी अलग हो गया, कुछ भाग पृथ्वी बन गई उससे। कुछ कहते हैं 2 तारे आए थे। तो डिफरेंट विचारधाराएं हैं, लेकिन इन सब से हम एक निष्कर्ष पे तो पहुंच ही सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ज्यादा गर्म थी जब इसकी उत्पत्ति हुई, और धीरे धीरे करके ठंडी होती गई, और अब भी होती ही जा रही है। अंदर का भाग अभी भी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, गर्म है अंदर का भाग, और वो लिक्विड या गैस अवस्था में ही है एट प्रेजेंट भी। और तीसरा जो हमारा जो साधन है वो है नेचुरल सोर्सेज, प्राकृतिक कारक या साधन कह लो। इसमें हम 3 फैक्टर्स पढ़ेंगे। पहला जो फैक्टर है वो है वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट। जैसा कि नाम है इसका, ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वाला मीन्स आग, मुख मुंह से, विस्फोट का मतलब बहुत ज्यादा धमाकेदार। तो पृथ्वी के धरातल के ऊपर, पृथ्वी के भूगर्भ से अंदर से बहुत ज्यादा तपता हुआ गर्म पदार्थ जिस मुख से बाहर निकलता है विस्फोट करता हुआ, उसको ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। और जो ये पदार्थ निकलता है इसमें से तरल पदार्थ जिसको हम लावा कहते हैं, गैसें निकलती हैं, साथ में वाटर वेपर निकलता है, और कुछ सॉलिड बड़े बड़े पत्थर भी साथ में निकलते हैं, धुआं निकलता है। और ये लावा जो है जब तक पृथ्वी के अंदर होता है
तो उसको मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर एक मैग्मा चैम्बर है। और क्या फर्क है लावा और मैग्मा में? मैग्मा जब धरातल के अंदर है तब उसको कहते हैं हम, और उसमें गैस से भी मिक्स है। जब वो बाहर आ जाता है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर आ जाता है, तो गैस से जो है रिलीज हो जाती है और तरल पदार्थ लावा कहलाता है। तो ये डिफरेंस है। और कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि पृथ्वी के इतनी गहराई से लावा निकलता है, तो क्या जितनी गहराई से ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहां पे वो सारा पदार्थ जो है तरल अवस्था में ही पाया जाता है हर समय। और लेकिन दूसरी जो विचारधारा के वैज्ञानिक है वो ये कहते हैं कि नहीं, हर समय वहां पे लिक्विड अवस्था में नहीं है, पृथ्वी विस्कस अवस्था में है, क्योंकि दबाव इतना ज्यादा है कि इन चट्टानों का मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। और जैसे ही धरातल में दरार पड़ती है तो वहां से प्रेशर कम हो जाता है और चट्टानों का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है और चट्टानें पिघल जाती हैं और एक मैग्मा चैम्बर बन जाता है और जो बाहर आ जाता है ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत ही तप्त पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि ठोस अवस्था में नहीं है, गर्म है बहुत, और लिक्विड अवस्था में है, गैस अवस्था में भी है। तो पृथ्वी अंदर से गर्म है। और दूसरा फैक्टर क्या है? उल्कापात। हमारा जो सौरमंडल है, सूर्य जिसका केंद्र बिंदु है, उसमें बहुत सारे सदस्य हैं, जैसे हमारे प्लैनेट्स, ग्रह, इनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, ये पूरा मिला के सौर परिवार है, सूर्य का परिवार। और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। हमारे जो ग्रह हैं वो निश्चित पाथ पर, निश्चित कक्ष पर सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। इनके उपग्रह इनके चारों तरफ घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं, और उल्काएं भी। लेकिन क्षुद्र ग्रह और उल्काओं का कोई निश्चित पाथ नहीं होता, यानी अलग अलग कक्ष में घूमते रहते हैं। और जब कभी पृथ्वी के नजदीक आ जाती हैं उल्काएं घूमते घूमते और आपस में टकराती हैं, टकराकर इनकी गति कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और ये पृथ्वी के ऊपर गिरती है। इसको हम बहुत बार देखते भी हैं। कैसे? जैसे हम कह देते हैं कि तारा टूटना, वास्तव में वो कोई तारा नहीं टूटा होता, वो उल्कापात ही हो रहा होता है। जब दो उल्काएं आपस में टकराती हैं तो घर्षण की वजह से चमक उत्पन्न होती है, और जब वो पृथ्वी के ऊपर गिर जाती हैं तो उससे हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी मिलने में सहायता मिलती है। जैसे क्यों मिलती है सहायता? क्योंकि पृथ्वी भी सूर्य से बनी है और उल्काएं भी सूर्य से बनी है, तो इन दोनों की जो संरचना है वो एक जैसी होगी। और उल्काओं का अध्ययन करने से हमें ये पता चला है कि उल्काओं की संरचना परतदार है और उल्काओं के मध्यवर्ती भाग में लोहा तथा निकल धातु पाई जाती है। तो पृथ्वी के बारे में भी इनसे हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी की संरचना भी परतदार है और पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में भी लोहा तथा निकल धातु पाए जाते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान। क्या है भूकंप विज्ञान? इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो एक अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के जानकारी के लिए जरूरी है वो हम जानना चाहेंगे। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जो भूकंप का विस्तृत अध्ययन करता है। अब भूकंप क्या है? अगर इसको हम संधि विच्छेद कर दें, भू प्लस कंप, भू मीन्स पृथ्वी, कंप का मतलब कंपन पैदा होना, पृथ्वी में कंपन पैदा होना, पृथ्वी का कांपना। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो हलचल होती है उसकी वजह से पृथ्वी के धरातल पर कंपन महसूस की जाती है, उसी को भूकंप कहा जाता है। अब इस भूकंप से आंतरिक भाग के बारे में क्या जानकारी मिलती है वो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। हम अब इतना ही कहेंगे कि भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी देने का सबसे सही, सबसे सटीक, साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक और सबसे रिलायबल, विश्वसनीय साधन है। भूगोलवेत्ता यहाँ तक कहते हैं कि भूकंप वे दीपक हैं
जो हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग का पूरा आईना दिखा देते हैं। और ये जानकारी अनुमानित भी नहीं है, ये जानकारी बिल्कुल साइंटिफिक है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा सही जानकारी और साइंटिफिक जानकारी हमें भूकंपीय तरंगों के द्वारा मिलती है। अब थोड़ा सा हम जानेंगे कि भूकंप कहाँ उत्पन्न होता है। पृथ्वी में कुछ गहराई पर आंतरिक हलचल, जिनको हम आंतरिक बल भी कहते हैं, उनकी वजह से हलचल उत्पन्न हो जाती है। तो उस पदार्थ को जहां से ये हलचल उत्पन्न हुई, तरंगे उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, उस केंद्र को हम भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप मूल से चारों तरफ तरंगे चलती हैं, लेकिन सबसे पहले ये तरंगे कहाँ पहुंचती है? उस भूकंप मूल के सबसे ऊपर, वर्टिकली, जो ऊपर पॉइंट होगा धरातल पर, वर्टिकली बिल्कुल ऊपर है जो, वहां पे सबसे पहले ये कंपन महसूस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम सर्कल की बात करें, जैसे हमारी अर्थ की बात करें, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है? जो परपेंडिकुलर होता है वो। तो हमारे भूकंप मूल के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो जगह होगी, वहां पे सबसे पहले कंपन महसूस किया जाएगा, और उसको क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहा जाता है। उसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ टाइम के बाद और कंपैरेटिवली कम कंपन महसूस की जाएगी। बहुत बार देखा होगा तुमने, जब हम कहते हैं कि भूकंप आया तो कितनी गहराई पे था वो, और उसका एपिसेंटर क्या था। तो ये साथ साथ हम सुनते ही हैं न्यूज में। और इसका ना एक एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। जैसे मान लो एक खूंटी गाड़ देते हैं हम, और उसके साथ दोनों तरफ लेफ्ट राइट में भी कई कई और खूंटी गाड़ देते हैं, और उसके साथ एक रस्सी बांध लेते हैं, और कुछ दूरी पर जाके हम बैठ जाते हैं। और कुछ दूरी का मतलब हम पृथ्वी के अंदर बैठे हैं, और उस रस्सी को हम हिलाते हैं, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल पैदा हुई। तो वो हलचल कहाँ महसूस करी? कंपन कहाँ है उसका? जो हमने खूंटी गाड़ रखी है उसमें, वो क्या है? हमारा एपिसेंटर। और साथ में फिर कहाँ पे आ जाएगी? जो उसके साथ वो खुट्टी गड़ी हुई है, उनमें भी कंपन उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारी पृथ्वी में जब हलचल पैदा होती है, भूकंप आता है, तो उससे तरंगे उत्पन्न होती है, और वो तरंगे हमें कहाँ अनुभव होती है? धरातल के ऊपर। तो इनसे कैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी मिलेगी, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी इतना ही काफी है। इसको पढ़ना, अच्छे से समझना, और कुछ ना समझ आता हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। धन्यवाद।